सर। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी हाँ, आपकी आ रही आवाज़ है। आ रही है सर। हाँ। आदरणीय प्रधान जी, मैडम प्रिया प्रधान जी, राजीव जी, वी के चौधरी जी और मेरे रेलवे के सभी दोस्त तथा नगर राजभाषा के से जुड़े, मैं पहले यह स्वीकार करूं कि किसी भी नगर राजभाषा के साथ यह मेरा पहला मौका है संवाद करने का, और मुझे अच्छा लगा कि प्रिया जी और राजीव और दुबे जी आप सब मिलकर आ, हिंदी अवसर के मौके पर ये बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे मुझे स्मरण हो रहा है कि खड़गपुर वाकई हमारी बहुभाषा का एक जैसे कह सकते हो क्रूसिबल है। उस दिन आईआईटी के भट्टाचार्य बहुत अच्छा हिंदी में बोले। अभी जो प्रिया जी बोली, लगता नहीं कि वो उड़िया भाषी हैं। लगता है कि शायद हिंदी पट्टी का भी कोई विद्वान इतना अच्छा नहीं बोल सकता, और इतनी गहराई से उनकी कविता है। राजीव ने अभी जो बातें कही, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। बहुत बहुत बधाई राजीव जी, आपने बहुत गंभीरता से आत्मनिर्भरता की बातों को सामने रखा। मेरी बात, मैं अब बात का सिरा राजीव जी की बात से ही शुरू करता हूँ। एक आजाद देश, जैसा कि उन्होंने शुरू किया, प्रिया जी ने भी अपनी बात में यही कहा कि आजाद देश वही है कि जिसकी अपनी भाषा हो, अपनी संस्कृति हो। बहुत वक्त बीत चुका, और शायद मुझे लगता है कि शायद हमें लगातार आने वाले वर्ष अपाहिज बनाते जा रहे हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत, मैं पहले आपको कहूं, और जैसे राजीव जी ने भी किया, मैं धारा 3(3) की बात करूंगा। रेल के अधिकारी हैं यहाँ पर। धारा 3(3) की बात बहुत हो चुकी है, राष्ट्रपति के आदेशों की भी बहुत हो चुकी है, राजभाषा अधिनियम की भी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे नियम अधिनियम किसी देश की भाषा समस्या में कोई प्राण फूंकते हैं। शायद लोगों को और बिदका देते हैं और दूर हटने के लिए कहते हैं। हमें पुनर्विचार करना होगा कि आगे का रास्ता क्या हो। मुझे याद आ रहा है आत्मनिर्भरता के प्रसंग पर 2-3 बातें। सिंगापुर का नाम आपने सुना होगा। भाई साहब, प्रेमपाल शर्मा जी, जी। एक छोटा सा निवेदन है, व्यवधान के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं 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 नहीं। आप थोड़ा सा ये अपना जो मोबाइल है या आईपैड है, आप जिससे भी संवाद कर रहे हैं हम लोगों से, इसकी जो स्थिति है ज़रा या तो दीवार की तरफ हो गई है, क्योंकि आपका, हाँ, अब चेहरा दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे ये सामने इसमें ब्लैंक आ रहा है। हाँ, तो अब ठीक है? अभी आपका पुराना फ़ोटो आ रहा है। अभी सिर्फ फ़ोटो आ रहा है लगा हुआ, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा, तो अब ठीक वीडियो है, पे अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। नहीं, फिर अच्छा। बदल गया, फिर बदल गया। ओ, बीच में ठीक था। मुझे लगा सामने में, मैं खुद ही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं जैसे ही अपने उस पे सिंबल पे वो करता हूँ तो ये बदल कैसे जाता। 1 मिनट के लिए माफी, है ना? जी। अब हुआ कैसे? नहीं, अभी एक हाथ जैसा या कुछ ऐसा लग रहा है। बीच में ठीक था। वो शायद उनका पीछे वाला कैमरा ऑन हो गया होगा। हाँ, ये संभव है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। जी, आप अगर ऐसे आप भी बोलना वीडियो चाहें तो बोल ऑफ भी सकते कर हैं। सकते हैं, कोई बात नहीं, आवाज में ही हाँ, चलेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं, कोई जी बात सर, नहीं। जी सर। नहीं नहीं नहीं, अभी तक यहाँ पे सामने आ रहा हाँ, ये था। ऐसे ही बोल दीजिए, कोई अभी ये पता नहीं क्यों। हाँ, ये अब ठीक है, ये बीच में ठीक हुआ। अब इस समय नहीं नहीं, नहीं, मुझे खुद अच्छा लग रहा पुराने वाला फोटो
अब ठीक है, अब ठीक है, फिर गया। ये ठीक है। अब है ठीक? जी बोल दीजिए, आप ऐसे ही बोल दीजिए। नहीं 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 ये नहीं, ठीक है, अभी तक। ये ठीक है, हाँ हाँ, अब इस समय ठीक है। ये ठीक है। जी ओके, सॉरी, माफी। नई तकनीक की हमें धन्यवाद देना चाहिए, नई तकनीक को। और मैं कहूँगा कि मैं अपनी बात की भारतीय भाषाओं को बढ़ाने में भी नई तकनीक ने बहुत बड़ा योगदान दिया। खैर, मैं बात सिंगापुर की हो रही। सिंगापुर का नाम सुना होगा आपने। और मौजूदा वक्त में जब भारतीय विश्वविद्यालय लगातार पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर अमीर का बच्चा इस समय अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर जाए। मैं सिंगापुर की भाषा के संबंध में एक प्रसंग याद कर रहा हूँ। सिंगापुर के जो जन्मदाता 1965 में ली क्वान है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज अब आ रही है? जी आ रही है, आ जी रही। बिल्कुल ठीक आप है। हाँ, ली क्वान की एक मशहूर किताब है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया से पहली दुनिया तक। मोटी किताब है, 800-900 पृष्ठों की। मुझे लगता है कि अगर समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। उसमें शिक्षा के ऊपर एक अध्याय है। आत्मनिर्भरता की बातों पर मुझे याद आया। बहुत सारी बातें उसमें कि ऐसी जेट कैसे बने। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि सिंगापुर एक बहुत छोटा सा राष्ट्र है जिसमें सिर्फ सर्विस सेक्टर है। मलेशिया से अलग हुआ, लेकिन आज वो शायद दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में शामिल है। कैसे शामिल हुआ, उसकी एक झलक में एक उदाहरण से दूंगा। ली क्वान लिखते हैं कि जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो वहाँ मेरे साथ बहुत देशों के बहुत लोग थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने देखा कि चीन के जो दोस्त थे, किसी भी समस्या को समझने में शायद वो मुझसे कई गुना तेज थे। मैं नहीं समझ पाता कि ऐसा क्या था कि जो मेरी समझ में देर से आता था। मैंने अनुभव किया कि उनकी समझ उनकी अपनी भाषा से बनी थी, यानी उनकी स्कूली शिक्षा मंदारिन यानी कि चीनी में हुई थी। और उसने उनकी शार्पनेस को, उनके चीज़ों को जोड़ने को, समझने को इतना अच्छा कर दिया था कि शायद वो क्लास में सबसे अव्वल रहते थे। ये ली क्वान कहता है, जिनके चीन के साथ भी संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितना कि मलेशिया से अलग होने पर। तो लिखते हैं कि मैंने फैसला किया, ये शुरू के 2 पन्नों पर ही आ जाती है बात। फैसला किया कि सिंगापुर लौटने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे मंदारिन भाषा में ही पढ़ें। और मैंने लौट के वही किया, न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि अंग्रेजी आप बाद में सीखेंगे, पहले अपनी भाषा में। वो लिखते हैं बड़े तीखी उससे कि मैं नहीं चाहता था कि जिन चीज़ों से मैं वंचित रहा, जिस समझ से, जिस प्रामाणिक ज्ञान से, अपने देश के भूगोल से, भाषा से, संस्कृति से, वैसा मेरे बच्चे भी रहें। वो मैंने पूरा किया। ठीक, और कहानी अभी बना दीजिए। आगे की लंबी। आप मेल इस बात देना से क्या समझ करना है? सकते हैं कि किसी देश मेल के मुझे कर दो। उत्थान के लिए उसका एक विजनरी जो राजनेता होता है वो कैसे कदम बढ़ा। मैं इसमें कुछ और प्रसंग बाद में जोड़ूंगा। अब आप इसको जोड़ के देखिए महात्मा गांधी से। 2 अक्टूबर आने वाला है। पूरा वर्ष हमारा महात्मा गांधी के 150 वर्षों के लिए याद किया गया है। कई कई तरह के प्रोग्राम, निबंध लिखवाए गए हैं। लेकिन महात्मा गांधी की भाषा की बात शायद आपने नहीं सुनी होगी, या सुनी होगी तो बहुत कम सुनी होगी। मतलब वो महात्मा गांधी जो देश की आज़ादी के लिए अपनी भाषा को पहले प्राथमिकता देता है। इंग्लैंड से लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका के दिन, क्योंकि अचानक ही रावत जी की बातों को सुनते हुए मुझे याद आया, दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हुए उन्होंने सबसे पहले यही एहसास किया कि भाषा अपने लोगों तक पहुंचने का सबसे मुख्य माध्यम है। इंडियन ओपिनियन निकाला, और कितनी भाषाओं में था वो? तमिल, उर्दू, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। आप समझ सकते हो, वहाँ मुसलमान भी थे, उन तक भी बात पहुँचनी चाहिए। तमिल की बहुत बड़ी आबादी थी, तमिल तक पहुँचनी चाहिए। गुजराती थे, गुजराती तक पहुँचनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि हमारे कर्णधारों ने,
हमारी बात की शिक्षा नीतियों में धीरे धीरे ऐसा कैसे होता गया कि सिर्फ अंग्रेजी ही इस देश को आगे ले जा सकती है। यह मुझे लगता है हमारे देश के साथ, हमारे लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। गांधी हिंदुस्तान लौटते हैं जनवरी 1915 में। एक साल तक गोखले के कहने से इस देश की यात्रा करते हैं बिना बोले, और उस यात्रा में उन्हें समझा दिया कि अगर कोई भाषा है, याद कीजिए ये 100 वर्ष पहले की बात है, 104 वर्ष पहले की, जब अंग्रेजी राज था, मुसलमानी राज, पर्शियन हमारे उनमें थी, डॉक्यूमेंट्स में, जमीन के आंकड़ों में थी। और गांधी जब पूरे देश की यात्रा करते हैं, उन्हें लगता है कि इस देश को कोई जोड़ती है तो यही भाषा है। मुझे अच्छा लगा जब प्रिया उड़िया होते हुए भी या मनोरंजन जी उड़िया होते हुए भी मतलब इतनी सहजता से बोलते हैं जैसे कि उस दिन भट्टाचार्य, रावत जी और मैं बोल रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बार बार ये स्मृतियाँ एक सुखद अनुभव देती हैं कि हम दूसरी भाषाओं वाले भी हिंदी को कितना सम्मान देते हैं। खैर, कांग्रेस की रातों रात जो परिवर्तन होता है, आपको याद है कि तिलक 1920 में धीरे धीरे पटल से हटते हैं और गांधी सफल होते हैं, तो इसलिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सारी देश के लिए उनका आग्रह था कि अपनी भाषाओं में वो भेजें। जो अब तक अंग्रेजी वकीलों का एक वो बना हुआ था एलिट्स, उनको रातों रात जमीन से जोड़ दिया गया। यात्रा आगे बढ़ती है, मैं आपको अंत की तरफ ले चलता हूँ भाषा के मसले पर, इसलिए कि मुझे सिंगापुर की उस ली क्वान की बहाने गांधी जी की याद आई। 1946 में महात्मा गांधी ने बहुत लंबा पत्र लिखा है नेहरू जी के लिए, और मेरी अंदर से एक जिसे कह सकते हैं कि एक रोम रोम पुलकित हो रहा है। और वो लिखते वक्त पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे किस भाषा में लिखूं, लेकिन अब हम आज़ादी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसे पत्र को तो मैं हिंदुस्तानी में लिखूं, नेहरू के पत्र। और फिर वो एक के बाद एक लगभग 5000 शब्दों का पत्र नेहरू जी को लिखते हैं हिंदुस्तानी भाषा में। याद रखना, गांधी हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, और जब मैं भारतीय भाषाओं की बात करता हूँ तो हिंदुस्तानी में सारी भारतीय भाषा थी। कोई उड़िया का शब्द भी है, कोई गुजराती का भी है, कोई पंजाबी का भी है। व्याकरण की हिंदी की बहुत सख्ती काम नहीं आएगी, न संस्कृत की महिमा। उर्दू के शब्द अंग्रेजी के अगर सहज शब्द हैं तो उनको भी लिए। ये वाली भाषा महात्मा गांधी के पक्ष में थी। अब मैं आपको इतिहास के उस पन्नों की तरफ ले जा रहा हूँ कि फिर क्या हुआ। इतना लंबा पत्र, गांधी जी को उम्मीद थी कि शायद नेहरू इस पर सोच कर लिखेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद शायद नेहरू का पत्र अगस्त 1926 का है। मुझे इतिहास का विद्यार्थी होने की वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। 4 दिन में और छोटा सा जवाब, और वो भी अंग्रेजी में। आप समझ सकते हैं कि सत्ता की भाषा क्या होने वाली है। अगला पड़ा बंगाल की धरती, नोआखाली, दंगे हो रहे हैं, लोगों को समझाना है। महात्मा गांधी का फैसला था इन सबको मैं सिर्फ हिंदुस्तानी में ही संबोधित करूंगा। इसका नाम क्या है? किसी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? जिसे विजनरी राजनेता कहते हैं, जो अंग्रेजों के ग्रुप बी शब्द, दुनिया में न डूबने वाले सूरज को डुबो सकता है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। उसकी आत्मा की आवाज क्या कहती है कि मेरा देश का रास्ता क्या होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होगा। उन लोगों की भाषा जो लोक की भाषा के हिसाब से बनाई गई है। और नोआखाली में उनकी आवाज। अनेकों प्रसंग है। अंतिम प्रसंग शायद बार बार आपने सुना होगा कि 15 अगस्त को जब लुटियन की दिल्ली जश्न मना रही थी तो महात्मा गांधी नोआखाली में थे। अमेरिकन संवाददाता उनसे पीछे पड़ा हुआ था कि क्या संदेश देना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि दुनिया को इस मौके पर आपका संदेश दें। गांधी जी का बहुत नम्र जवाब था कि मैं कोई संदेश नहीं है, दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। ये मामूली बात नहीं है गांधी को समझने के लिए या गांधी की भाषा प्रेम को समझने के लिए। माफ करना, ये सिर्फ जॉब, IAS UPSC पार करना या SSC में सफल होना या कुछ चंद अंग्रेजी के जुमले या केस स्टडी को सामने लाके रौब मारना का नहीं है।
ये इस देश के कायांतरण बदलने का, जिसे कह सकते हो, एक मंसूबा है जो गांधी जी के पटल पर हटते ही जो रास्ता चुना गया, वो शायद हमारे पास अभी इसके लिए इतना मौका नहीं होगा, मैं उस पर भी समय मिला तो जाऊंगा। अब मैं इसके बाद मौजूदा परिदृश्य पर लौटता हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ आपने इतने अच्छी एक बहुभाषिक क्षेत्र से, जो खड़गपुर मुझे लगता है रेलवे का सबसे बड़ा डिवीजन है, मेरा कई बार आना हुआ। मुझे अच्छा लगता है कि काश में 2012-13 जब मिस्टर पांडे सीपीओ थे, डीआरएम भी यहाँ पे थे, मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट से यहाँ पर पुस्तक मेला लगवाया था। प्रधान जी अगर फिर से मेरी सुझाव को माने तो मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को लिख सकता हूँ और वो पुस्तक मेला अपने खर्चे पर लगाएंगे और यहाँ पर एक पुस्तकों की संस्कृति, मैं इस बात को इसलिए मानता हूँ, जैसा कि उन्होंने कभी हमारे दोस्तों ने कहा कि हम संवेदनहीनता, शायद प्रिया जी ने कहा कि, और रावत जी ने भी, कि हम संवेदन शून्य क्यों होते गए, क्यों हम पुस्तकों से दूरी होती गई, क्योंकि शिक्षा की नीतियों में हमारे लिए पुस्तकों की महत्ता कम से कम होती जा रही है। खैर, मुझे खुशी है कि मैं, इसलिए नहीं कि मैं इस सत्ता की प्रशंसा में हूँ या किसी, मुझे भाषा के मसले पर मैं थोड़ी सी कुछ उम्मीद मुझे लगता है जगी है मेरे अंदर। आगे हम कितना सफल होंगे ये निर्भर इस बात पर करता है कि हम सभी लोग, चाहे वो रेल के हैं, आईआईटी के हैं, विशेषकर मेरी उम्मीद शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों से ज़्यादा है कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले दिनों मैंने शायद कहीं दोहराया हो आपने खबर से, जो राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा शुरू की जा रही है और 12 भारतीय भाषाओं में, भाषा तो हमारी 22 हैं, आप उम्मीद करें कि जल्दी ही बाकी भारतीय भाषाएं भी जुड़ जाएंगी। मैं सूचना के लिए बता दूं कि रेलवे के अंदर तो हमारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षाएं पहले से ही कई भाषाओं में चल रही हैं। ये बहुत उम्मीद की किरण है, क्योंकि इसलिए कि जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगातार 70 वर्षों में पूरी तरह से अंग्रेजी की तरफ लिखता चला गया और यूपीएससी ने भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं की, सिर्फ एक परीक्षा सिविल सेवा को छोड़ के बाकी सारी परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में भी है। वो भी लगता है एक डूबता सूरज है, लेकिन हम उसे डूबने नहीं देंगे। वहां भी मैं अपनी बात जोड़ूंगा कि क्यों नहीं डूबेगा। नीट परीक्षा जो मेडिकल की है वो भी 8 भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई। मैं उन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जिससे हम ताकत बटोर सकें कि नहीं, और हम लोगों को और बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को हम जहाँ जहाँ जुड़े उनको बता सकें कि देखिए रास्ता इधर है। आपने याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में कि जो मुख्य निर्णय थे, चाहे वो मंडल कमीशन का हो, केशवानंद भारती का हो या दूसरे हो, वो कई भारतीय भाषाओं में उनके पोर्टल पर डाल दिए गए हैं। ये लगातार दबाव रहा है। पटना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट बार बार नॉक करते रहे हैं दरवाजों पे और उन्होंने कहा है कि नहीं, आप अपनी पिटीशन दे सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि अभी दिल्ली दूर है। पिछले ही हफ्ते एक और महत्वपूर्ण निर्णय, आप लोग समाचार पढ़ते होंगे, मुझे लगता है कि शायद मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश ने फैसला किया कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। मतलब एक तरह का एक झटका था कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम, और वो सरकारी स्कूलों में। प्राइवेटों को उन्होंने टच नहीं किया क्योंकि उन्हें ये पता था कि प्राइवेट तो पहले से ही अंग्रेजी, लेकिन प्राइवेटों के लिए इसमें फायदा ये था कि उसमें वो चाहते हैं तो अंग्रेजी भी चलेगी, उर्दू भी चलेगी और दूसरी भी चलेगी, जहाँ जहाँ उनको मुनाफा होगा। लेकिन सरकारी स्कूलों को उसने कर दिया। पिटीशन फाइल हुआ, हाई कोर्ट ने फैसला उसके खिलाफ दिया कि आप भाषा नहीं लाद सकते। मातृभाषाओं में पढ़ाई हमारी नीति निर्देशक तत्वों के साथ भी है और हमारी राजभाषा नीति भी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला भारतीय भाषाएं मातृभाषाओं के पक्ष में दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर दबाव गुट्स और जो हमारी आपसे बात हो रही है, भले इसमें 50 लोग हों, 50 लोग अपनी बातों को और आगे फैलाएंगे, तो ये संभव है कि सरकार के ऊपर ऐसे दबावों का काम करता है, बशर्ते कि हम सक्रिय हों, लगातार ऐसे मुद्दों पर लिखें। और भी कई बातें, हाँ, सबसे बड़ी नई शिक्षा नीति, ये भी अभी
पिछले 1 महीने में ही आई है। इसमें फिर से मातृभाषाओं पर जोर दिया गया है और आप दोबारा से इसे पढ़ें बहुत सुंदर ढंग से, कि जितनी कोशिश हो सके कम से कम प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक की अपनी भाषाओं में दें। जब मैं अपनी भाषाओं की कहता हूँ तो आप मान के चलें कि सिर्फ हिंदी में। अगर वो उड़ीसा में कटक का स्कूल है, मेरा रेलवे का स्कूल था कटक में, वैसे तो डूब गए, भुवनेश्वर में भी था, शायद वो भी डूबने के करीब है, वो एक अलग कहानी है, तो डूबे शायद हमने। और खड़गपुर में भी 3-4 स्कूल हैं, मुझे याद आ रहा है, प्रधान जी नहीं है, कि अगर बचा सकते हैं तो आप उन्हें बचाइए। ये समान शिक्षा की वकालत है। रेल भवन या कोई भी कुछ करते रहे, समान शिक्षा के लिए कुछ कदम हमें उठाने ही होंगे। और अगर उनकी भाषाओं में भी पढ़ाई चलती रहेगी तो ये और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे पता लगा है कि खड़गपुर के स्कूल भी अंग्रेजी माध्यम की तरफ जा रहे हैं। प्रिया जी यहाँ की नगर अध्यक्ष हैं, मुझे लग रहा है कि मैं शायद अपना निवेदन भाषा के इस मंच से उन तक भी पहुँचा दूँ। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक क्यों? क्योंकि आप सब अपने अपने अनुभव से बता दीजिए कि सबसे जल्दी समझ में आपको किस भाषा में आता है, उसी में ना जिसमें अपनी माँ की लोरी सुनी हो, अपने परिवार में, गांव में बातें की, उस भाषा में जब शिक्षा होगी तो कई गुना जल्दी समझ में आएगी। उसमें एक और भी है कि आप 30 सेकंड के अंदर कितने शब्द पढ़ सकते हैं, और जिस भाषा में जो अपनी मातृभाषा होगी उसमें जितनी जल्दी सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, जितनी जल्दी समझ सकते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि क्या आपको किसी भी विदेशी भाषा में इतनी जल्दी समझ सकते हैं? शायद आपकी नई पीढ़ी ये कहे, लेकिन माफ़ करना, वो उनका दोष नहीं है, क्योंकि बच्चा या मनुष्य वही होता है जैसा कि उसे बनाया जाता है, सिखाया जाता है। उनके ऊपर रात दिन इतनी अंग्रेजी हावी की गई है कि शायद वो अपनी भाषा भूल चुकी है। इसे निजी प्रसंग माना जाए, मेरी एक किताब का नाम है भाषा का भविष्य, याद मुझे आ रहा है, और शायद मैंने जनसत्ता में करीब 20 वर्ष तक संपादक के पृष्ठ पर लिखे थे, करीब 200 लोग, ज़्यादातर वो भाषा के ही थे, जिसकी वजह से मुझे बाद में NCERT कमेटी में लिया गया, भाषा की कमेटी में। खैर, मैं बहुत निजी, मैं माफ़ी के साथ में इस प्रसंग को जोड़ रहा हूँ। मेरे बड़े वाला बेटा दिल्ली IIT में गया, बड़ौदा में मैंने उसको KV में पढ़ाया, केंद्रीय विद्यालय में, और मुझे सबसे अच्छा लगा केंद्रीय विद्यालय की बात कि वो दोनों भाषाओं में पढ़ना। मुझे लगता है कि जब अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी, और बड़े सहजता से सब कुछ चलता रहा। जब उसकी IIT की शिक्षा पूरी होगी, मेरा जाना रहता था, ये निजी प्रसंग है, तो मैं किताबों के होता है कि समेटने का वो होता है, तो मुझे उसकी डायरी मिली। मैंने देखा कि जो बच्चा लगातार हिंदी भाषा पढ़ता था, नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें, उसकी उस डायरी में कोई भी शब्द हिंदी का नहीं। वो भाषा विरोधी नहीं है, अभी भी पढ़ता। मैंने पूछा कि क्यों? बोले पापा धीरे धीरे, अभी राजीव जी ने बात जो कही IIT की, मुझे उस प्रसंग से याद आया कि पूरे 4 साल में कोई ऐसा मौका ही नहीं आया कि जब हिंदी में लिखने की कोई जरूरत पड़े, न नाम न परिचय। अगर कोई वहाँ जो समारोह होता है वो रेंडेजू यानी क्या होता है, वो फ्रेंच वर्ड जिसे मैं बार बार हकला जाता हूँ, वो होता है, यानी कि कहीं उसकी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन ये था, क्या हमारे IIT ये स्टूडेंट इंश्योरेंस का ये क्या इतने गुलाम हो चुके हैं मेल आईडी है? कि जो स्टूडेंट नई पीढ़ी जो वहाँ आ रही है, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी मातृभाषा के लिए कोई जगह ही न हो। नहीं, या तो आप कूद कर संस्कृत की तरफ जाएंगे, रखना चाहता हूँ। नहीं, वो एक विरासत है। यूरोप में भी उस लैटिन को संभाल के रखा गया है। जिनकी जरूरत है वो एक लोक भाषा होती है, जो लोकतंत्र की भाषा होती है, जिसमें हम समझते हैं, सहजता से बात करते हैं। क्या क्लासरूम की पढ़ाई में आपका ज्ञान किसी भी भाषा में होगा? क्या उसे बीच में अपने देसी मुहावरों, अपनी उड़िया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ से और समृद्ध नहीं किया जा सकता? आप सोच के देखिए, आप उसे समृद्ध करेंगे तो बच्चे और भी उसकी तरफ जुड़ेंगे, आत्मीयता की जुड़ेंगे, उससे उसके नजदीक आएंगे। राजीव जी की बात पर ध्यान दीजिए कि वहाँ उन लोगों को ऐसा तैयार किया जा रहा है कि जैसे यहाँ से तो उनको इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर ही आता है। दोस्तों, ये शायद देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सारी टीम, क्योंकि उसको तैयारी ऐसे किया जा रहा है। मैंने शायद पिछले दिनों
ये बात प्रसंग उठाई थी कि उनके केस स्टडी भी जो होते हैं वो सारे के सारे उधार लिए हुए होते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास जो राफेल आया है अभी 2 दिन पहले ही, कि उसकी तकनीक हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास में हमारे ही लोग राफेल में जाके काम करेंगे और फिर वो फ्रेंच सरकार की तरफ से हमें सुनेंगे, हमारा पैसा फिर वहाँ जाएगा। ये वो गंभीर मसले हैं कि जैसे में आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा करते हुए कि अगर आत्मनिर्भरता की बातें करनी है तो इससे बड़ी चुनौती हमारे सामने नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया। लेकिन आप सोच के देखिए कि हमारी सरहदों पर खतरा किससे है। क्या चीन का मुकाबला हम इस उधार के ज्ञान से कर देंगे? क्या उधार की अंग्रेजी से कर पाएंगे? अगर समझ ही पैदा नहीं होगी उन समस्याओं से जुड़ने की। मेरे आईआईटी के बच्चे, मेरा बहुत लंबा इंटरेक्शन है इनके साथ, चाहे वो कोटा स्कूल के हों, चाहे चाणक्य के हों, चाहे वो हैदराबाद की उससे हों, ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़गपुर में भी होंगी। वो 3-4 साल तक लगातार उसमें लगे रहते हैं, शायद अपनी जड़ों से भी कट जाते हैं। और उसके बाद में उनको आईआईटी का क्रूसिबल, तो बहुत अच्छे हैं हमारे देश के सबसे अच्छे संस्थान आईआईटी है, उसमें उनको पीसा जाता है। देश की समस्याओं से तो वो शायद बिल्कुल दूर हो चुके हैं। और याद आता है प्रोफेसर यशपाल, जिन्होंने बस्ते का बोझ 2092 में बहुत महत्वपूर्ण अपनी रिपोर्ट दी थी कि जो चुन लिए जाते हैं वो भी शायद देश के लिए उतना अच्छा संकेत नहीं है, और जो नहीं चुने जाते वो भी नहीं। मैं इसको खोल के इसलिए बता रहा हूँ कि जो चुन लिए जाते हैं उन्हें लगता है कि कितनी मेहनत की, कितना रटा, तब जाके यहाँ पहुँचे, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी एक अलग ख्वाबों में जाती है कि कितने का पैकेज मिलेगा। और जो लोग नहीं चुने जाते वो इस अफसोस में डूबे हुए कि हाय हम आईआईटी नहीं जा पाए। खैर, हमारे अंदर एक विश्वास दिलाने के लिए, एक यकीन दिलाने के लिए अपने पैरों पर, शिक्षा वो होती है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। अगर वो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है तो शायद मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं अपनी बात को थोड़ा सा और कुछ उदाहरणों से, मैं रेलवे स्टाफ कॉलेज में रहा 96 से लेकर 2001। पता नहीं मनोरंजन प्रधान जी या वी.के. चौधरी जी या दूसरे दोस्त उन दोनों वहाँ पर कभी आए होंगे या नहीं। एक बार बात हो रही थी मेरे वहीं एक और संसदीय समिति की मीटिंग में, एक मेरे रेलवे के अधिकारी से, अकाउंट्स के थे। बोला कि सर क्या बताऊं, वो हिंदी माध्यम से आए थे। उन्होंने कहा कि जब इसको कॉलेज के उसमें सभागृह में अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो मैं बीच में बैठ गया, क्योंकि हर बच्चा अंग्रेजी में ही बोलता था, और तब तक मैंने रटा कि मुझे क्या बोलना है। आप माने न माने, हम सब के अंदर ऐसा रहा है। मैंने भी 12वीं तक हिंदी माध्यम पढ़ा, उसके बाद जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और मैं आपको फिर से अपनी आत्मस्वीकृति दूँ कि मुझे बायोलॉजी या विषयों का वही ज्ञान अभी तक मेरे दिमाग में जिंदा है, ताज़ा है। मैं उसको गुनगुना सकता हूँ कि जो मैंने अपनी भाषा में पढ़ा, जो मैंने विदेशी भाषा में पढ़ा, शायद वो तो मैंने सिर्फ रटा था और रट के उड़ेल दिया था। यानी भाषा कैसे आपके अंदर एक कायांतर कर देती है और कैसे आपके आत्मविश्वास को हिला देती है, ये इसका उदाहरण है। इस आत्मविश्वास को हिलाने का ही एक और उदाहरण जो मैं उस दिन डॉक्टर राजीव जी को एक सुझाव दिया कि पवन वर्मा हमारे विदेश सेवा के अधिकारी रहे। मैं इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो किताब अभी ख़त्म की है। उसका एक प्रसंग शायद मैं अगर दोबारा किसी और फोरम पे नहीं बोला हो। उनके पिता ICS थे और दादा इलाहाबाद के जज थे, हाईकोर्ट के। घर में सारी अंग्रेजी की किताबें, पूरी तरह से अंग्रेजी माहौल। आप समझ सकते हैं कि जो ICS में चुना जाएगा उसके घर में अंग्रेजी का माहौल होगा ही। उनके पिता 1941 की ICS परीक्षा में पास हुए, बहुत सक्षम, अच्छी ख्याति वाले, मूल निवास गाजीपुर लेकिन इलाहाबाद में पले बढ़े। आपको बताइए गाजीपुर उन दिनों का ऑक्सफोर्ड था। जब मैं ऑक्सफोर्ड कह रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि वो अंग्रेजी की वजह से, मैं फिर से डॉक्टर कोठारी की रिपोर्ट को आप पढ़ने कि 1947 तक भारतीय भाषाओं में हमारे स्कूल और कॉलेजों में ज़्यादा बेहतर काम हुआ बजाय कि आज़ादी के बाद के। ये प्रश्न फिर बाद में कभी या अभी प्रश्नों की। खैर, आत्मविश्वास कैसे हिलाता है विदेशी भाषा,
रिटायर हुए जब उनके पिता पवन वर्मा के, इस किताब में उन्होंने बहुत साफ लाला साफ ये ऐसे उदाहरण ये भी लिखे हैं उसी कि के किस साथ ढंग से लगा देना गुलामी जो ने हमको जकड़ रखा। हर्षवर्धन की और ये चिट्ठियां हैं। वो कहते हैं कि पिता ने कहा कि मैंने कुछ अंग्रेजी में किताबें, वो सॉरी कविताएं लिखी हैं भोजपुरी में और हिंदी में। पवन वर्मा लिखते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि जो शख्स रात दिन अंग्रेजी माहौल में रहा हो, इंग्लैंड में तैनाती रहा हो, ब्रिटिश आईसीएस के साथ रहा हो, वायसराय के साथ रहा हो, आखिर उसने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखी। वो पिता से पूछते हैं। रिटायरमेंट के बाद खुले के पिता एक सादा कुर्ता और वो पहनते थे। इस पर भी उनकी बहुत तीखी टिप्पणियां हैं कि आखिर पूरी उम्र उस टाई को कैसे लादे रहे, उस कोट को कैसे लादे रहे, जबकि उनको सहज रूप में इसमें होना था। खैर, उनका कहना था, उनके पिता ने कहा कि जब मेरी पोस्टिंग हुई और मेरी पोस्टिंग के वक्त मैंने कुछ नोट लिखे, उसके बाद में भी, तो जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो मेरी उस नोटिंग में, उस ड्राफ्टिंग में जो मैं लिखता था कि कुछ ना कुछ उसमें जरूर सुधार करते थे, और ये लगातार होता रहा। यानी अंग्रेज कैसे बर्दाश्त करे कि ये गुलाम नागरिक जो अंग्रेजी लिखी, मैं उसमें, आप सोच के देखिए, मैं भारत सरकार का हिस्सा रहा हूँ, भारत सरकार में आज भी यही होता है ज़्यादातर, बजाय इसके कि हम बात जो कहना चाहते हैं वो जल्दी जाए, संक्षेप में जाए। इस बात पे है कि उसमें कुछ ना कुछ मैं कॉमा जरूर जोड़ूं, कहीं विद स्टैंडिंग लगा दूं, कहीं कुछ और जोड़ दूं, जिसमें कि लगे कि हाँ मेरे बॉस ने भी कुछ किया है। ये शायद ये गुलामी की एक और अलग परत है कि जो इस बात से अनुभव रहती है कि उसने भी कुछ अंग्रेजी में जोड़ा है, कौन सा? ये तो अपनी लाल भाषाओं है। में नहीं। अपनी भाषाओं के नाम पर वो ये कह देती है कि मुझे आती नहीं, शायद शर्मनाक, माफ करना, ये बीमारी कि मुझे हिंदी नहीं आती, ये हिंदी प्रदेशों के नागरिकों में कई गुना ज़्यादा है बजाय कि दूसरे भाषा को। मेरा जो अनुभव केरल, तमिलनाडु रहा है, आज की उस बंगाल, उसमें ऐसा नहीं है कि उनको अपनी भाषा नहीं आती। हिंदी क्षेत्रों में ये शायद एक अलग वो है। ये मेरा हिंदी प्रांत के लोगों के साथ और भी मेरी शिकायत है कि जब तुम ऐसी हीन भावनाओं से रहोगे कि जहाँ 10वीं 12वीं में 10-12 लाख बच्चे हिंदी में फेल होते हों, तो आप दूसरों देश के लिए क्या सबक सिखाओगे। ये मेरे अपने लिए ये मैं संबोधन कर रहा हूँ। खैर, पवन वर्मा जी की बात, तो उनके पिता के अंदर इतना गहरा आत्मविश्वास की कमी आ गई थी कि उन्होंने अपनी कविताएं भोजपुरी, यानी विदेशी भाषा, हमें इस स्तर पर पंगु बना देती है, लंगड़ा बना देती है कि हमें पूरी उम्र उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये इससे हमें मुक्त होने की ज़रूरत है। अगर हम इससे मुक्त नहीं होंगे तो शायद हम देश का या अगली पीढ़ी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय, और हम अपनी अगली पीढ़ी को भी वैसा ही पंगु बनाएंगे। मैं तीसरी बात अपनी अंत की तरफ जो कहना चाहता हूँ कि अब प्रश्न आता है कि हम क्या करें। बड़ा प्रश्न है, क्या हम इन्हीं बातों का गुणगान करते रहें कि हम महान थे? क्या मैं कुछ संक्षेप में हम कर सकते हैं। मेरे अपने ये अनुभव, मैंने रेल भवन में खुद अंग्रेजी का धुआंधार उपयोग देखा और तथाकथित संसदीय समितियों में वर्षों जाता रहा हूँ, उस नाटक को देखता रहा हूँ, उन तथाकथित आदरणीय, परमादरणीय, फादरणीय संसद सदस्यों को जो गर्मियों में शिमला में मीटिंग करते हैं और सर्दियों में गोवा में या तमिलनाडु में, और 5 स्टार होटल, गिफ्ट। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरी एक सिटीजन की आवाज़ है और यह उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिन्होंने भाषा के साथ ये गुनाह किए हैं और कर रहे हैं। मैं रेल भवन में रहा हूँ, कई जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट, सबसे कम हिंदी का प्रयोग रेल भवन में। संसदीय समिति को आज तक कभी समय नहीं मिला कि वो रेल भवन में भी कभी मौका दें। वो खड़गपुर डिवीजन में आएंगे, वो कहीं और आएंगे, नखरे मारेंगे, शॉल ओढ़ेंगे। खैर, ये एक पक्ष, उनके भरोसे हमें नहीं रहना। हम क्या कर सकते हैं? इसका उदाहरण मुझे बड़ौदा के दिनों में, मैं आदरणीय भंसाली जी जो जल्दी में ही गुजरे हैं, राजेंद्र भंसाली डीजी थे वहाँ पर,
मुझे सिविल सर्विसेज का कोर्स डायरेक्टर बनाया गया था। सिविल सर्विसेज में रेलवे भी होते हैं और हमारे बाद जो मसूरी वाला फाउंडेशन कोर्स होता था उसमें भी जो रेवेन्यू, कस्टम, पुलिस में 3 पोस्ट डायरेक्टर रहा। खैर, मैंने सबसे पहले देखा कि जो पत्र आता है उसके हाशिए पर कृपया बात करें, यह काम क्यों नहीं हुआ, क्या हम IIT दिल्ली से किसी को बुला सकते हैं, कृपया रेल भवन को पत्र लिखें। मतलब गदगद करने वाली बात है। यह 25 वर्ष पहले की बात। मुझे लगा यह शुरुआत होती है और उसके बाद नोटिंग ड्राफ्टिंग में अंग्रेजी भी है, बीच में हिंदी भी है। आप ऐसा अड़ियल रुख मत आइए। मैं हिंदी अधिकारियों से बार बार अनुरोध करता हूँ कि नाम पत्र 2 भाषा में हो, मोहर हो, यह बहुत हो चुका। 70 साल हमने इसी में लगा दिए। अब उनको ग्रामर और व्याकरण पे भी बहुत जोर मत दीजिए। उड़ीसा की व्याकरण जो है, बंगला की व्याकरण है, गुजराती की व्याकरण है, उसको प्रयोग करने दीजिए। भाषा एक बहता नीर है, उनको जोड़िए। जो गुजराती है आपके, जो बंगला है, खड़गपुर, बंगाल के बहुत सारे मीठे शब्द हैं। बंगाल की धरती तो मैं वैसे भी अपने लिए पूज्य मानता हूँ, क्योंकि मेरे सारे जो भी प्रिय लेखक हैं, बनफूल हैं, रविंद्र हैं, शरद की चरित्रहीन से लेकर हमारे बचपन बीते हैं, बोलो किस किस का नाम है, सुनील गंगोपाध्याय हैं, आशा देवी हैं, अन्नपूर्णा देवी, और पड़ोसी उड़िया के भी यशोधरा मिश्र मेरे अच्छे मित्र हैं, JP दास, जगन्नाथ प्रसाद दास अच्छे मित्र रहे हैं जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, सीताकांत महापात्र मिलते रहे हैं, रमाकांत रथ हैं। मुझे इसलिए याद कर रहा हूँ कि उड़िया की प्रिया जी हैं, टेलीग्राफ के अंतिम पेज पर कविता लिखा करते थे, मोहपात्रा, जो राविंशा कॉलेज में शायद भौतिकी के वो थे। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब मैं 90 के दशक में सारी भारतीय कविताओं और भाषा का दीवाना था, रेल के काम के अलावा। यानी कि हमारी प्रेरणा चारों तरफ फैली हुई है। हम उन भाषा के उनके लोगों को पढ़ेंगे तो शायद हम भाषा के साथ जुड़ेंगे। इसलिए ये समापन न माना जाए, ये शुरुआत है कि ऐसे किसी मौके पर आप उन साहित्यकारों की किताबों को वो हिंदी में अनुदित हों, आप लोगों को बांटेंगे तो उनकी शब्दावली समृद्ध होगी। जब वो हिंदी पढ़ेंगे तभी तो हिंदी का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आपकी धारा 3-3 से नहीं करने वाले, राष्ट्रपति की धमकी से नहीं करने वाले। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने व्यवहार में इसका देखा है। रेल भवन में कम से कम 10 साल तो मैंने ये किया कि प्रेमचंद जयंती 31 जुलाई को होती है। उस दिन प्रेमचंद के ऊपर कोई ना कोई क्विज करा के, प्रेमचंद के गोदान के पात्र हैं, कहानियां हैं, उसमें सिर्फ प्रेमचंद नहीं, अगर आप खड़गपुर में हैं तो खड़गपुर में रविन्द्रनाथ टैगोर के बहाने कर सकते हैं, शरद के बहाने कर सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर में हैं तो भुवनेश्वर के वहाँ के सेनापति या जो दूसरे बड़े लेखक हैं, आप उनको कर सकते हैं। उनके बहाने, उनकी जयंती के बहाने उनकी भाषा की किताबें, जब भाषा पढ़ेंगे तो अपनी भाषा की तरफ जाएंगे। आप मत ये मान कर नहीं चले कि हमारी लड़ाई, हमारी भारतीय भाषाओं को हम जोड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो रेल भवन का तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव, और बहुत सारे प्रतिष्ठानों ने, दिल्ली मेट्रो ने भी शुरू किया। यानी कि जब आप अपने दिल से पूछ के देखिए कि आज चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड आप बाजार से खरीद के लाकर क्यों देते हैं? आपने गुलशन नंदा को, मेरे पिता ने मुझे नहीं पढ़ने दिया भले ही, लेकिन क्योंकि आप भाषा सिखाना चाहते हैं, और भाषा सीखने के लिए कोई ऐसा भेदभाव नहीं। आप उन किताबों को प्रेमचंद की या उनको ले जाएंगे तो शायद आगे पढ़ने में, भाषा फैलाने में उनके घर तक पहुंचेगी। मुझे अचानक याद आ रहा है कल की दुखद घटना का जो हाथरस में हुई दलित लड़की के साथ। मैं लगातार अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में विशेषकर किताबों को बांटता रहा हूँ, प्रेमचंद और इन सब की, सिर्फ इसलिए कि किताबों से आप एक संवेदनशीलता सीखते हैं, जुड़ते हैं, उन पात्रों से जुड़ते हैं। आप ठाकुर का कुआं पढ़ेंगे जिसमें वो ठाकुर के कुएं में वो गगरी डुबाते वक्त किस ढंग से डर गई थी वो, और वो डर की, या सदगति, आपकी संवेदना जुड़ती है तो कह कि क्या हमारा समाज इतना क्रूर है। इन किताबों में जो है वो शायद अंग्रेजी की जो ये मशहूर जो बच्चों की बहुत सारी किताबें हैं उसमें नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अंग्रेजी का विरोधी हूँ, हमारे पास में एक से एक रत्न बिखरे पड़े हैं, उनकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। किताबों से दूर होने का बहुत कुछ कारण यही हुआ है कि हम अपनी भाषा की किताबों को हमने पढ़ना। आप चाहते हो कि वो एक मनुष्य बने, एक इंसान, जैसे कहते एक सेंसिटिव नागरिक बने, किताबों से जुड़े, हमारी कुछ वैल्यूज को पहचाने, तो शायद अपनी भाषाओं से बेहतर जुड़ाव मिल सकता है। ये मेरा पक्का यकीन है
कि पिछले दिनों जो किताबों की तरफ बच्चे कम होते गए हैं, उसका बहुत कुछ कारण अंग्रेजी की थोपी हुई किताबें हैं। इसका उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि जो मैं बार बार पुस्तक मेले में, दिल्ली के पुस्तक मेले में, आपके यहाँ पे स्कूल है, इन खड़गपुर के रेलवे के स्कूलों के बच्चों को पुस्तक मेले के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए और आप देखना कि वो अपनी भाषा की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। इसे आप आजमा के देख लीजिएगा। मुझे याद आ रहा है कि जब पुस्तक मेले में एक बच्चा पंचतंत्र की किताब पढ़ना लेना चाहता था हिंदी की, और उसकी माँ कहने लगी कि वो अंग्रेजी की लिए, तो बच्चे ने कहा कि नहीं तो मैं लूँगा। लेकिन मैंने जब माँ से पूछा कि आप क्यों ऐसा करती हैं, तो बोले कि मुझे स्कूलों में जाना पड़ता है और स्कूलों में जाते वक्त मुझे लगता है कि मेरी अंग्रेजी मुझे नहीं आती, तो अगर अंग्रेजी की मैं किताब लूँगी तो मेरी भी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये रोजाना हमारे आसपास बिखरे हुए हैं बच्चे। उन स्कूलों को डांटिए। कम से कम निजी स्कूलों में हमारी ताकत कम हो गई है। मेरा तो कहूँगा कि अगर नैतिक दबाव है तो आप उनको भी कहिए कि आप अपनी भाषा में बोलने पर लोगों को दंड क्यों देते हैं। मैं इन बातों को इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस समय जो देश का प्रधानमंत्री है वो भाषा के भूते ही देश भर में लोकप्रिय है, जो उसके पास में भाषा की ताकत है। और यही ताकत गांधी के पास थी, लोहिया के पास थी। शायद लोकतंत्र की ताकत यही होती है। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें वो सरकारी नौकरी या यूपीएससी में सेलेक्ट होना है। आप यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए भी आप समझ के मान के चलें कि बच्चों के अंदर जो समझ पैदा होगी वो समझ अपनी भाषा से होगी, उन किताबों से। और शायद मुझे लगता है कि भविष्य जहां हम आज खड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री अपनी भाषाओं के लिए, ये नकली नहीं है, इनको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं मानता हूँ। और मैंने खुद अपने अनुभव में देखा रेल मंत्रालय के दिनों में भी कि जैसे ही बड़ी मीटिंगें शुरू हुई, हमारे नौकरशाहों की भाषा बदल गई। जो अच्छी अंग्रेजी के लिए अपने को बड़ा सीना फुलाई फिरते थे, वो अब सोचने लगे कि अच्छी हिंदी कैसे बने। अच्छी हिंदी का मतलब शुद्ध हिंदी नहीं। अगर आप बांग्ला है और बांग्ला भाषी अगर हिंदी बोलते हैं तो बहुत मधुर लगता है, अच्छा लगता है। उड़िया का अगर टच आता है उसमें तो वो भी उतना ही अच्छा लगता है। शायद देश का भविष्य हिंदी और भारतीय भाषाओं को जोड़ के ही आगे बढ़ने में। दोस्तों, अनंत बातें हैं। मुझे सचमुच अच्छा लगा कि मैं आज आपसे यह बात हो रही है जिसमें सभी भाषाओं का, भारतीय रेल वैसे भी मेरे लिए भारतीय भाषाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है, सबसे देश से जुड़ने का। और उस प्रतीक के साथ आज मैं संवाद कर रहा हूँ। एक बार पुनः राजीव जी, प्रधान जी, प्रिया जी, दुबे जी और आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किन शब्दों में आभार व्यक्त किया जाए? मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा है, बाल कवि बैरागी की बस 2 पंक्तियाँ उसमें जोड़ सकता हूँ कि एक दिन मैंने अचानक सूर्य से यूं ही कहा, एक दिन मैंने अचानक सूर्य से यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। वो तमक कर मुझसे बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम अभागों के लिए मैं ही भला क्यों कर मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। क्या बात है। कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, साथ मिलकर लड़े। बहुत बहुत आभार भैया, हमारे पूज्य, हमारे आदरणीय, हम सबके बहुत ही स्तुत्य श्री प्रेमपाल शर्मा जी, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। हम किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेंद्र दुबे जी को, जिनके के प्रयासों से हम आभारी हैं। मैडम पात्रो जी के, प्रधान मैडम के, डीआरएम साहब के। जब हमने पहली बार आपका जब व्याख्यान हुआ था आईआईटी में, उस व्याख्यान में मैडम प्रधान कुछ समय के लिए थी और उसी दिन इस कार्यक्रम की योजना बनी थी कि एक कार्यक्रम रेल के अधिकारियों के लिए भी किया जाए, और प्रभु की कृपा से आज वह सफल हुआ है। मैं उस पल का आभारी हूँ जिसने ये प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि कुछ प्रश्न लेना, कुछ आप
देखिए, हमारी श्रोताओं को और पाठकों को इतना कम मत समझिए, वो हमसे ज्यादा बेहतर विद्वान हैं। कुछ तो उनके अंदर गूंजा होगा कोई प्रश्न। जी, आपकी महानता है कि आप ऐसा कह रहे हैं, और इसमें सच्चाई भी है। हमारे जितने यहाँ श्रोता बंधु हैं, इसमें सभी वर्ग के हैं और सभी एक से बढ़ करके एक हैं। और सभी वर्ग कहने का मतलब कि ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक के अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसके अलावे रेल के अलावे बैंक, LIC और अन्य संस्थानों के भी श्रोतागण इसमें शामिल हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से भी लोग शामिल हुए हैं। तो यह आपके नाम का प्रभाव है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजीव जी और आदरणीय प्रेमपाल शर्मा जी। और हम बहुत आभारी हैं कि आपको हमने सुना, और हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का रोजगार के साथ क्या संबंध है, और अंग्रेजी की तुलना में इसका क्या महत्व है, इस पर सारगर्भित व्याख्यान आपने दिए, जिसे समझने का हमें मौका मिला। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और इन दो विषयों पर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मातृभाषाओं की भूमिका और हिंदी एवं भारतीय भाषाएं वर्तमान तथा भविष्य, इन दोनों विषयों पर हमारे विद्वान श्रोतागण यदि इस पर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है, और प्रश्नकाल हमारा प्रारंभ हो रहा है। आप प्रश्न करें और हमारे अतिथि वक्तागण इसका उत्तर देंगे। कोई भी आप अपना माइक अनम्यूट करें और उसके बाद आप अपना सवाल पूछ लें, और ये बता दें कि वो प्रश्न किनसे संबंधित है। मैं वीके चौधरी बोल रहा हूँ सर। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बट मैं जो हमारे आदरणीय विशेष अतिथि श्री प्रेमपाल शर्मा जी ने कहा, सिंगापुर के बारे में जो एक एग्जाम्पल दिया था, बताना चाहूंगा कि सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने मूल देश मलेशिया से कभी अलग नहीं होना चाहता था। अन्यथा हर देश, जैसा आप लोग जानते होंगे कि बहुत से देश दूसरे देश से, अपने ही देश से अलग होने के लिए अभी भी प्रयास करते हैं, प्रयास किए और अलग भी हुए। लेकिन सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश था जो कभी भी मलेशिया से अलग नहीं होना चाहता था, और मलेशिया ने उसको इसलिए अलग किया कि उनको लगा ये भूभाग किसी काम का नहीं है। और आज आप देखे होंगे कि सिंगापुर ने जो डेवलपमेंट किए हैं, जो विकास किए हैं, उसको सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया उसको अपना रही है। और जैसा बताया है आदरणीय शर्मा जी ने कि उन्होंने अपनी भाषा को माध्यम बनाया आगे बढ़ने का, ये बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने जो किया, आगे बढ़ाया अपने देश को। आज सब लोग मतलब सिंगापुर की तरफ देखते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी मॉडल, सब लोग सिंगापुर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो प्रेमपाल शर्मा जी ने कहा था कि आप हम बड़ौदा में 96 से लेके 2001 तक रहे हैं, तो ये मैं उस समय था जब आपने हम लोगों की क्लास लिए हुए हैं, और जी जी, तो ये हमारे अपने वो थे जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और कोई सवाल? सर, आपकी एक विद्यार्थी महिमा जैन भी आज जुड़ी हुई हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ओह अच्छा, महिमा, हाँ, आपका तो प्रश्न आना चाहिए। हेलो,
हाँ जी जी। प्रणाम सर, प्रेमपाल सर जी को भी मेरा बहुत प्रणाम, रावत सर जी को भी प्रणाम। नमस्कार। सर, जो प्रश्न थे, आप दोनों सरों के वक्तव्य ने सारे संदेह को दूर कर दिया। तो ऐसे कोई, मतलब ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं है जो हम पूछें। जो मन में संदेह था, आप लोगों को इतना बढ़िया वक्तव्य था कि सारे के सारे संदेह, जो सवाल थे, वो सारे के सारे जो है सारे के दूर हो गए, सारे संदेह दूर हो गए। धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया रहा आयोजन, बहुत ही बढ़िया रहा कार्यक्रम। धन्यवाद। लेकिन फिर भी कहूंगा कि प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं भाषण से। राजीव जी, अनुमति हो तो मैं योगेश उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैं कुछ पूछूं? अरे सर, अरे भैया, वकीलों को थोड़ी अनुमति लगती है। नहीं लगती भैया, अनुशासन तो हर जगह चाहिए। भाई साहब, ये श्री योगेश उपाध्याय हैं, हमारे भैया, कलकत्ता के बहुत बड़े वकील हैं, और भाषा और हिंदी के प्रति पूरा का पूरा परिवार ही बहुत समर्पित परिवार है। आचार्य विश्वकांत शास्त्री जी के सानिध्य का परिवार है। और आपकी एक बहन प्रोफेसर राजश्री शुक्ला, कोलकाता विश्वविद्यालय में, जहां आपका पिछले 15 दिन पहले जो व्याख्यान हुआ था। बहुत अच्छा जी योगेश भैया, बोलिए। सर, एक शुरू करूं तो राजीव जी की शैली में एक डिस्क्लेमर मैं भी दे दूं कि बीच में 1-2 फोन कॉल्स आए थे, तो शायद मैं, हो सकता है ये बातें हुई पर मैं मिस कर गया हूं। हम लोग ये पढ़ते बोलते सब रहते ही हैं कि प्राथमिक शिक्षा तो मूलतः मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन स्तर पर संपर्क भाषा की जो समस्या आती है, एक बार अगर हम अंग्रेजी को हटा दें वहां से, तो इसका क्या हल निकलेगा? क्योंकि ये जो उत्तर और दक्षिण का विभाजन है, कुछ हद तक पश्चिम का भी है, तो इसका क्या समाधान बनेगा? एक समझ लीजिए 12वीं तक या ग्रेजुएशन के बाद जब सब लोग नौकरी के लिए या और कामों के लिए आएंगे जाएंगे देश भर में, तो जो संपर्क भाषा का रूप बनेगा, वो उसका क्या समाधान बनेगा? धन्यवाद। मैं संक्षेप में जवाब दूं? जी जी जी। आदरणीय, ऐसा प्रश्न अंग्रेजी काल में महात्मा गांधी के सामने भी आया होगा, राजगोपालाचारी जी के सामने आया होगा, सुभाष चंद्र बोस के सामने भी आया होगा, और मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने भी, जब वो श्रीनगर में भी उसी भाषा में बोलते हैं और केरल में। ये बहाने हैं अपनी, जिनकी गुलामी जड़ जमा चुकी होती है। और माफ करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एडवोकेट हैं, और अंग्रेजी को इस रूप तक ले जाने में जितना एडवोकेट का योगदान रहा है, मैं अपने भाषण में उस चीज़ को समय की, अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी वकीलों की वजह से फली फूली, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको गुमराह किया जा सके। क्या वो न्याय है जिसको यही नहीं पता लगे कोर्ट में कि उसको फांसी हुई है या उसे मुक्त कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया है? ये इसलिए इसकी कोई समस्या नहीं है। मेरे एक दोस्त चेयरमैन रहे, मैं भी रेलवे में पूरे देश में घूमा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वो LIC में थे, वो तो बार बार कहते थे कि जब मैं मणिपुर और त्रिपुरा और तमिलनाडु में भी गया और मैंने कुछ अपने हिंदी के शब्दों को जोड़ा, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। ये इस देश की संपर्क भाषा 100 साल पहले इसकी ताकत जाहिर थी, इसलिए इसमें कोई नहीं। दूसरा पक्ष में इसी को, और कि 5वीं तक के, अभी एक और भी कहते हैं कि हमारे पास में पाठ्य पुस्तकें नहीं है। क्या 5वीं तक की भी नहीं है? क्या 8वीं तक की भी नहीं है? क्या 12वीं तक की भी नहीं है? जैसे कह सकते हैं ना कि आप बहाना ढूंढते हैं। अगर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर और सिंगापुर और चीन का मुकाबला करेंगे, वरना आप सदियों से गुलाम हैं और सदियों तक गुलाम रहेंगे। चॉइस आपकी। मैं भैया की बात को समझते हुए एक बात और तथ्यों के साथ भाई साहब की बात में जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, जो संपर्क भाषा की बात है उसको मैं इस रूप में देखता हूँ। आप तो मेरे इतने घनिष्ठ हैं, तो मैं उसी बात के साथ जोड़ता हूँ कि जब अंग्रेजी नहीं थी संपर्क भाषा, उस समय शंकराचार्य जी मलयाली भाषी थे, रामानुजाचार्य तमिल थे, माधवाचार्य कन्नड़ थे, और वल्लभाचार्य तेलुगु थे। बहुत अच्छा। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सा अंग्रेज मेरे इन 4 ऋषियों से ज़्यादा प्रसिद्ध है?
और सारे देश में ये घूमे। एक एक गांव ग्रामीण ये गए और अंग्रेजी का, जिसको ए से लेके जेड के बीच का कोई ककहरा नहीं आता होगा, उस व्यक्ति ने इन 4 ऋषियों का नाम जरूर सुना होगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये कहीं हम ही सोच रहे हैं कि कहीं हम अंग्रेजी के साथ अगर अंग्रेजी का साथ छूट गया तो कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। हम अंधेरे के उपासक बन गए हैं जबकि हम ज्योति के उपासक थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। मैं व्यक्तिगत रूप से इन सभी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये बात मुमकिन नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा को छेड़ा भी, और ये सब जो चलता रहता है। धन्यवाद। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा था। उपाध्याय जी, आपने अच्छा प्रश्न उठाया और इसके समाधान में शर्मा सर ने और राजीव सर ने जो समाधान प्रस्तुत किया वो काफ़ी अच्छा था, और इससे आप सहमत हैं, यह भी बहुत खुशी की बात है। आप तो वैसे सामान्यतः वकील किसी बात से सहमत होते नहीं हैं। सहमत हो या ना हो, लेकिन न्यायालय से मेरा व्यक्तिगत पाला बहुत पड़ा है, मिदनापुर से लेकर के कलकत्ता तक, और मैंने यह पाया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी हिंदी में अपनी बात कोई रखता है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह महसूस किया है। तो जहां तक है, ठीक है, अंग्रेजी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल है, इसलिए बंगला और हिंदी भी कोर्ट में भी खूब चल रही है संपर्क भाषा के रूप में। इससे आदरणीय उपाध्याय जी निश्चित रूप से सहमत होंगे, मेरा यह मानना है। आप अपना पक्ष रख सकते हैं उपाध्याय जी। जी बिल्कुल, नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं इस बात का पक्षपाती हूँ कि चाहे कोर्ट हो चाहे जो कुछ भी हो, सारे काम क्षेत्रीय भाषाओं में, उस स्थानीय भाषा में अवश्य ही होने चाहिए, और एक कॉमन जो संपर्क भाषा हो वो होना चाहिए। और राजीव जी भैया, असहमत होने के लिए हम लोग फीस लेते हैं, आत्मीयता में तो सहमति होती है। सच को देखिए राजीव सर, सच को योगेश उपाध्याय जी ने स्वीकार किया है। निशीतम मात्रे हाल ही में एक्टिंग चीफ जज से रिटायर हुई, उनके सामने मेरा मामला था, और वहां पर जो है मैंने हिंदी में वार्तालाप किया और उसका काफी अच्छा असर रहा, और सिर्फ 40 मिनट में जो है वो उस केस का फैसला भी हो गया एडमिशन स्टेज में ही। और मैंने कोई वकील भी नहीं रखा था। खैर, यह विषय से अलग बात हो गई। फिर मैं विषय की ओर लौटता हूँ। बहुत से हमारे आदरणीय और विद्वान कुछ सवाल और हैं भैया, श्रोतागण हैं। जी पूछिए, किसको पूछना है? हमारे आदरणीय श्रोतागण से मैं आग्रह करूंगा कि और भी कुछ ऐसे बहुमूल्य प्रश्न रखा जाए ताकि हमारे विद्वान वक्तागण उसका जवाब दें और हम लाभान्वित हों। प्रणाम सर, अगर अनुमति हो तो मेरा एक प्रश्न है राजीव सर से। जी बोलिए। बिल्कुल सर, पहले मैं अपनी प्रश्न की सार्थकता जांचना चाहूंगी, तो पूछना चाहूंगी क्या IIT में हिंदी में PhD की पढ़ाई होती है? IIT में हिंदी की कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो सर, ये बात कुछ दिनों से परेशान करी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, विदेशों से बच्चे आ रहे हैं, तो भारतीय भाषा की ही पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है जितने भी IITs हैं? आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। आप क्योंकि विद्यार्थी वर्ग से हैं, आप नौकरी में नहीं हैं, और आप देश के नागरिक के नाते देश के शिक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को और IIT के निदेशक को एक पत्र लिखिए। आपकी बात का निश्चित ही वहाँ भी फ़र्क पड़ेगा, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप कारवां बनेगा, तो निश्चित ही ये भी किसी दिन संभव होगा। धन्यवाद सर। आप भूलिएगा नहीं, मैं भी इसका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि हमारे मंत्री जी कहते हैं कई बार कि आप जो चाहते हैं हमें पत्र तो लिखें। राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही है, भूलना नहीं। आप सभी महान विद्वानों का सहयोग मिला तो ये काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा।
बहुत ही सही उत्तर रहा। मैं ये कहना चाहूँगा बड़े भाई साहब कि निश्चित ही ये प्रश्न हमारे सत्ता के उच्च शीर्ष को भी यदा कदा मथता है, किंतु जैसा कि योगेश भैया जी ने कहा था, वो जकड़न इतनी मजबूत है, यद्यपि जो ताला है वो बहुत छोटा है और ताला जितना बड़ा है उससे चाबी उसकी बहुत छोटी है। कितना भी मजबूत ताला है, कितना ही विशाल का है, भीम का है ताला है, लेकिन चाबी बहुत छोटी है। सुपर 30 जो एक ग्रुप चलता है पटना में, जो कि IIT JEE की परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, आनंद कुमार जी, एक बार हम ऐसे ही बात हमारी हो रही थी उनसे, तो बोले कि सर, वो मुझसे भी सर कहते हैं, हालांकि उनकी विनम्रता है, मैं उनसे कहता हूँ भाई ऐसा मत किया करो। बोले कि नहीं सर, आप IIT में हैं इसलिए मेरे सर हैं और मैं IIT की तैयारी कराता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो विषय ये था कि उनके पास एक बहुत ही मेधावी बालक, जैसा कि गांव से वो लेते हैं, गरीब बच्चों को लेते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं होते, जो बहुत बड़ी बड़ी फीस नहीं दे पाते, उनको वो IIT की तैयारी कराते हैं। तो एक बच्चे को उन्होंने एक प्रश्न दिया, जो बालक पहले सारे सवाल बहुत अच्छी तरह से करता था और बड़ी जल्दी करता था, वो बालक उस सवाल को नहीं कर पाया कि एक इतनी रेडियस के एक कारपेट को जब खोल के सीधा किया गया तो कितने लोग उस पर बैठ सकेंगे, ऐसा एक सवाल था। तो वो बालक उस सवाल को नहीं कर पाया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और सारी क्लास ने वो सवाल कर दिया। तो उन्होंने उस बच्चे को पूछा कि बेटा, तुम तो अब तक सारे सवाल इतनी अच्छी तरह करते हो, तुम्हारा गणित तो सबसे अच्छा है, ये ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री तो तुम्हारी सबसे अच्छी थी, ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको 2 पाई RH और ये सब कहाँ भूल गए क्या? बोले नहीं सर, ये कारपेट क्या होता है। तब बोले कि सर, मैंने उससे ये कहा कि तुम गांव में जहाँ स्कूल में जाते हो, बोले हाँ, वो गांव में एक फर्श बिछाया जाता है, बोले हाँ सर। और उस लड़के ने वो सवाल 1 मिनट में वो हल कर दिया। तो उन्होंने बात मुझसे साझा की कि सर बताइए कि जिस देश में मेधावी से मेधावी बच्चा गांव का, जिसने बेचारे ने कारपेट नहीं देखी है, अगर ये सवाल IIT में आता तो वो इस सवाल को गलत करता, कर ही नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे इस समय की कि हमारी मेधावी, हमारी प्रतिभाएं, हमारे बालक, हमारी देश की जो धरोहर हैं, नींव हैं, वे किसी भाषा के आतंक में दब कुचल न जाएं। ये हमारे पूरे के पूरे शासन तंत्र को गंभीरता से विचार करना होगा। आप जागरूक समाज के नाते, यदि समाज ये चाहेगा, जिस दिन समाज चाहेगा, जो लोग नए लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो इस बात को नोट कर लीजिए, पढ़िएगा इतिहास को। इंग्लैंड में भी फ्रांस का शासन था, इंग्लैंड की भी भाषा अंग्रेजी नहीं थी। वहाँ अंग्रेजी को गंवारों की, चरवाहों की, गडरियों की भाषा कहा जाता था। न्यायालय की, संसद की, एलीट जिसको कहते हैं, अभिजात्य वर्ग की भाषा फ्रेंच थी। और वहाँ कोई सरकारी आदेश नहीं था, कोई धारा 333 नहीं थी, कोई अधिनियम नहीं था। वहाँ की जनता का आंदोलन था उस भाषा के खिलाफ कि हमको हमारी भाषा में न्याय चाहिए, हमको हमारी भाषा में हमारे संसद की कार्यवाही चाहिए। जिस दिन देश खड़ा हो जाएगा, आपको आपकी भाषा में न्याय, आपको आपकी भाषा में पढ़ाई, सब कुछ मिलेगा। आप तैयार तो होइए। धन्यवाद। राजीव, मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा। जी सर। ये 2 बातें बस। एक तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस होता है जी। 21। तो नगर आपकी जो भी संस्था है, क्योंकि हमें बाकी भारतीय भाषाओं के लिए भी हम कुछ कदम उठाएंगे। दूसरा कि अगर आप लोग आपके IIT या खड़गपुर के स्कूलों में उस नई पीढ़ी के साथ कभी उनके प्रश्नों को ले पाएं, भाषा के मसलों पे, उन शिक्षकों के साथ, तो शायद जिसकी बात आप कह रहे हो, तो एक ऐसा अपनी भाषाओं के पक्ष का एक माहौल बनता है। वरना ये बात सरकारी आंकड़ों तक रहती है, और जैसे कि आज समापन है,
तो इसका मतलब है कि आज से बाद हिंदी बंद। शायद इसे इस रूप में भविष्य के लिए सोचने की जरूरत है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि वरना चीज़ें वही रह जाएं। जी सर आपने बहुत सही बात कही और मैं विनम्रतापूर्वक आपको ये बताना चाहता हूँ कि नराकाश खड़गपुर जो कि हमारे पास है, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के पास है, हम पिछले करीब 8 या 9 वर्षों से प्रतिवर्ष मातृभाषा दिवस का एक बहुत ही बड़ा आयोजन करते हैं। और हमारे कार्य क्षेत्र में न होते हुए भी, क्योंकि नराकाश का जो कार्य क्षेत्र है वो सरकारी कार्यालयों तक सीमित रह जाता है, लेकिन पता नहीं किस प्रेरणा से हम इस कार्य को कर रहे हैं कि हम खड़गपुर, मेदिनीपुर और आसपास के सभी छोटे बड़े कस्बों, शहरों के विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, हाई स्कूल, इंटर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्थान, इन सब के विद्यार्थियों को भी जोड़ते हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और हर भाषा के लिए होता है, तमिल के लिए, तेलुगु के लिए, बंगला के लिए। ये सारे आयोजन हम पिछले 8-9 वर्ष से यहाँ पर कर रहे हैं। साधुवाद आपके लिए। धन्यवाद आदरणीय राजीव जी। और भी कोई प्रश्न हो तो सर हमारे बीच में मैं जानकारी दूं, बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे पुरोधा हैं श्री कमलाकांत पाठक जी, जो कि हमारे बड़े भाई हैं। खड़गपुर शहर में शायद अगर परिचय होगा आपका, इनसे ज़रूर रहा होगा, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से खड़गपुर में ये हिंदी शिक्षा योजना की ओर से हिंदी प्राध्यापक हैं और खड़गपुर में हिंदी भाषा को सरकारी कार्यालयों में ही नहीं, समाज में भी स्थापित करने में श्री कमलाकांत पाठक जी की, प्रोफेसर पंकज शाह जी की और पहले जो मेदीलाल आर्य जी वगैरह जो पुराने लोग हुआ करते थे, श्री सूर्यकांत झा, मयंक जी की, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। कमलाकांत पाठक जी आज इस सभा में मौजूद हैं। बहुत अच्छा। जी हाँ, मौजूद हैं और हम उनके आभारी हैं। कार्यक्रम में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है और इसके बाद अगले कार्यक्रम की ओर हम बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो प्रतियोगी जुड़े हुए हैं उन प्रतियोगियों में जो सफल हैं उनके नाम मैं पढ़ना चाहूँगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। हमारे यहाँ विगत, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तमाम कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, जिसमें हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन 21/9 को हुआ था। हिंदी स्वरचित कविता प्रतियोगिता 22/9 को और राजभाषा प्रश्न मंच प्रतियोगिता 23/9 को आयोजित किया गया था। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता 24/9 को और हिंदी श्रुतिलेख प्रतियोगिता का आयोजन 25/9 को किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में कुल 22 प्रतिभागी सफल हुए हैं। उनके नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ। हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री हिमांशु शेखर पांडे, जो संकेत और दूरसंचार कार्यालय खड़गपुर में सहायक के पद पर हैं। श्री राजेश प्रसाद, प्रधान आरक्षी रेल सुरक्षा बल खड़गपुर, इन्हें द्वितीय स्थान मिला है। श्रीमती प्रियंका साव, हेल्पर CNW सातरागाछी, इन्हें तृतीय स्थान मिला है। श्री कुमार रंजन, श्री अजित कुमार सिंह, श्री हेम नंदिनी साहा, इन तीनों को प्रेरणा पुरस्कार के लिए चुना गया है। हिंदी स्वरचित कविता प्रतियोगिता में दो अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। श्रीमती चेतनाबाई खोबरागढ़े, वेडिंग 3 और DLS डीजल लोकोशेड खड़गपुर से हैं, इन्हें प्रथम स्थान मिला। श्री सरोज कुमार गंगोपाध्याय, कार्यालय अधीक्षक
कार्मिक शाखा के हैं, इन्हें द्वितीय स्थान मिला। राजभाषा प्रश्न मंच प्रतियोगिता 23 तारीख को आयोजित किया गया था ऑनलाइन, और इसमें कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और यह कार्यक्रम काफी आकर्षक और रोचक रहा। और इसमें सभी कर्मचारियों ने जिन्होंने इसमें भाग लिया उन्होंने इसे सराहा। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री रंजीत शर्मा, कार्मिक विभाग के हैं। श्री सुदीप्त राय, कार्यालय अधीक्षक, अपर मंडल रेल प्रबंधक सचिवालय खड़गपुर से हैं, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तृतीय स्थान पर रहे श्री शांतनु कुमार नाथ, मेमू कारशेड खड़गपुर। श्री दिनेश कुमार साहनी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर दूरसंचार, इन्हें प्रेरणा पुरस्कार मिला। और इनके साथ ही और भी 3 अभ्यर्थियों को प्रेरणा पुरस्कार मिला है। उनके नाम हैं श्री प्रमोद कुमार सिंह, मुख्य कार्मिक अधीक्षक, कार्मिक शाखा सातरागाछी। श्रीमती अंजलि देवी, टीआरडी खड़गपुर। श्री रविंद्र कुमार, आरक्षी, यात्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, रेलवे सुरक्षा बल खड़गपुर। हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता 24/9 को आयोजित हुई थी। इसमें प्रथम स्थान पर रहे आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक कार्मिक। श्री गौतम तिवारी, मुख्य कार्मिक अधीक्षक कार्मिक शाखा। और तृतीय स्थान पर श्री वासुदेव सोरेन, मुख्य कल्याण निरीक्षक कार्मिक विभाग। हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता में भी काफी संख्या में रेल कर्मियों ने भाग लिया। 25/9 को इसका आयोजन हुआ था, और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया मोहम्मद मशकूर अली, रसायन व धातु अधीक्षक, डीजल लोको शेड खड़गपुर। द्वितीय स्थान पर रही श्रीमती रेणु दुबे, बेडरोल सातरागाछी। तृतीय स्थान पर श्रीमती श्रावणी जाना। श्री राकेश शर्मा बाकी 3 प्रेरणा के लिए चुने गए हैं। श्री राकेश शर्मा, तारकेश्वरनाथ बुराई सातरागाछी। श्री विजय प्रकाश, स्थल सहायक खड़गपुर। तो इस तरह से 22 अभ्यर्थियों को चुना गया है। इसके अलावे हमारे खड़गपुर मंडल में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 22 कर्मचारियों को इस वर्ष चुना गया है, जिसमें DRM सचिवालय से श्री जी श्रीनिवास राव, वरिष्ठ आशुलिपिक श्री अरुण कुमार दास, WTM 1। ADRM सचिवालय से श्री GV कृष्ण मोहन, वरिष्ठ आशुलिपिक श्री जयदीप मिश्र सहायक। लेखा विभाग से श्री सुरेंद्र जेना, अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर। श्री कमलाकांत पंडा, ये भी अनुभाग अधिकारी हैं। और श्री अर्जुन कुमार विश्वास, लेखा सहायक। वाणिज्य विभाग से श्री संतोष कुमार चक्रवर्ती, वाणिज्य निरीक्षक। और श्री कन्हैया प्रसाद टिट्टी हैं। कन्हैया प्रसाद के बारे में एक शब्द में, एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि इन्होंने शायद ही कभी अंग्रेजी में IFT काटा हो। पूरे सेवा काल में EFT उन्होंने हिंदी में बनाया है और उन्होंने दिखाया है। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि उनका भी नाम इसमें आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पर कई यात्रियों ने प्रश्न उठाया कि आप हिंदी में क्यों लिख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आपको कोई असुविधा है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई असुविधा नहीं है। तब तो बहुत खुशी की बात है, लीजिए। इस तरह की भी घटनाएं काफी घटी है और हिंदी भाषी यात्रियों ने विशेषकर प्रश्न भी उठाया और काफी खुशी भी उन्होंने जाहिर की और कभी किसी ने विरोध नहीं किया। यह सबसे बड़ी बात है। कार्मिक विभाग से श्री भरत सिंह, कार्यालय अधीक्षक।
श्री राम रंजनता, कार्यालय अधीक्षक पास सेक्शन। संकेत एवं दूरसंचार से श्री दिनेश कुमार साहनी, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर समाडी, सवारी माल डिब्बा CNW से श्रीमती शोमा राय, कनिष्ठ इंजीनियर हैं। भंडार विभाग से श्री अतनु कुमार विश्वास, श्री देवदास पंडित, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कनिष्ठ लिपिक हैं क्रमशः। इसके अलावा अधीनस्थ मंडल के अधीनस्थ कार्यालयों से श्री सुनील कुमार मिश्रा, सातरागाछी से हैं, मुख्य कार्यालय अधीक्षक। श्रीमती मौसमी पाल, कार्यालय अधीक्षक, हावड़ा। श्री संतोष कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक, बालेश्वर। श्री अमीय रंजन मन्ना, कार्यालय अधीक्षक, पाशकुड़ा। श्री शत्रुघ्न तिवारी, कार्यालय अधीक्षक, सातरागाछी। श्री दीपेंद्र कुमार, स्टेशन अधीक्षक, घाटशिला। श्री अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक, टिकियापाड़ा। ये सब कर्मचारी एक तो हिंदी में इनके कार्य का रिकॉर्ड भी है, इसके अलावा राजभाषा के कार्य से भी सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और बराबर संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिनको पहले भी पुरस्कृत किया जा चुका है, उनका नाम नहीं लिया गया है। उनकी विशेषता यह रही है कि ये लोग हमेशा ही राजभाषा से संपर्क स्थापित करके हिंदी प्रयोग में जो भी असुविधा आती है इंस्टेंटली, माने तत्काल जो है उसका हल ढूंढ लेते हैं, पूछते हैं और फिर हिंदी में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सबऑर्डिनेट ऑफिस में भी कर्मचारी हैं और मंडल रेल प्रबंधक महोदय के प्रशासनिक भवन में भी ऐसे कर्मचारी हैं। तो इन सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई मेरी ओर से। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय, अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय के साथ साथ हमारे अतिथि वक्तागण और सहृदय श्रोतागण का बहुत सहयोग रहा है। और इसमें बाहर के कार्यालयों से, रेलेक्टर कार्यालयों से भी महानुभाव शामिल हुए हैं। एडवोकेट साहब भी शामिल हुए जिनका प्रश्न भी आया था। तो मैं चाहूंगा कि सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना से वरिष्ठ प्राध्यापक श्री कमलाकांत पाठक जी। कमलाकांत पाठक जी अपना योगदान हमें हमेशा ही तत्परता से देते आए हैं, तो मैं उन्हें बड़े ही आदर के साथ, चूंकि वो हमारे गृह मंत्रालय के होते हुए भी मंडल रेल प्रबंधक महोदय के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और उनके अधीन कार्यरत हैं, इसलिए मैं बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपना मानता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि इस महती कार्य को पूरा करें और अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारी मैडम का नाम मैं भूल गया, सामने देख करके फिर याद पड़ा। उनका भी काफी योगदान रहा है, पहले भी काफी योगदान रहा है विद्यालयों में। उनकी ही प्रेरणा से उन्होंने एक बार क्विज कराया, उसके बाद हम लोगों ने भी जो है उसे देखते हुए कराया था और काफी सफल हुआ था। शर्मा सर का स्कूल से काफी गहरा नाता रहा है, खड़गपुर के विद्यालय से, उन्होंने स्मरण में बताया था। तो सर्वोध्यक्षा मैडम का भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन में उल्लेख करने का मैं आग्रह करूंगा। श्री कमलाकांत पाठक जी, आदरणीय पाठक जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। पाठक सर बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं किया। हाँ, हो गया। कहाँ है पाठक सर? लगता है या तो फोन हैंग हो गया है। सर अनम्यूट नहीं किए हैं अपने आप को, म्यूट हैं सर अभी भी।
चलिए दुबे जी, भाई साहब को भी जाना है और सभी अधिकारियों की भी व्यस्तता है, और आभार वगैरह तो सब ये हृदय के संबंध हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ आभार अपने आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रेमपाल शर्मा जी का, हमारे मंडल रेल प्रबंधक, पाठक जी अनम्यूट करके वो हमारे मंडल रेल प्रबंधक आदरणीय अनम्यूट करते श्री हैं, आपको आपका मैंने अनाउंस रंजन किया। प्रधान जी का, आदरणीय ADRM खड़गपुर और हमारी सर्वो की अध्यक्षा आदरणीय प्रधान मैडम का, और सभी सुधी श्रद्धावान श्रोताजनों का, कलकत्ता से जुड़े हुए भैया योगेश जी, डॉक्टर तारा दुगर जी और बहुत से लोग जो कोलकाता से जुड़े, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के बहुत से प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक गण जुड़े, पाठक सर, कमलाकांत पाठक जी। सर, आप आवाज़ आई क्या आप तक? आप बोलना चाहेंगे? कमलाकांत पाठक सर, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। तो मैं इन शब्दों के साथ अपना DRM कार्यालय खड़गपुर के सभी अधिकारियों की ओर से अपने अतिथि वक्ता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और वरिष्ठ अधिकारियों का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से, जिनके अनुमोदन से, जिनकी सहमति से DRM कार्यालय इतना बड़ा आयोजन कर सका। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति खड़गपुर के अध्यक्ष के रूप में निदेशक IIT खड़गपुर प्रोफेसर VK तिवारी का, अध्यक्ष राजभाषा विभाग प्रोफेसर अशोक मिश्र जी का, और अपने सभी सहयोगियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत महती भूमिका निभाई है, परिश्रम किया है, और सबसे ज़्यादा वेद प्रकाश मिश्र जैसे हमारे सहयोगी, कमलाकांत पाठक जी जैसे लोग, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जैसे लोग। हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। आपका काम मैंने हाईजैक कर लिया है, मैंने अपहरण कर लिया है। हाँ। आपके धन्यवाद ज्ञापन का। हाँ, तो 2 मिनट में। हाँ, आप बिल्कुल लीजिएगा। तो मैं सर ये अपनी ओर से इस धन्यवाद ठीक है, ज्ञापन को, धन्यवाद ज्ञापन कई लोग भी दे सकते हैं। पाठक हाँ, जी 2 पाठक मिनट सर को ले लें। हम DRM कार्यालय की ओर से और नराकाश खड़गपुर की ओर से बस यही कह सकते हैं, अगर हिंदी के प्रति अपने भाव, अपनी कार्य पद्धति, अपने इस यज्ञ की भावना को यदि हम व्यक्त करें तो इन शब्दों में कहा जा सकता है, डॉक्टर शिव ओम अंबर के शब्दों में, कि मेरी आँखों में अविरल अश्रु जल है, मेरी आँखों में अविरल अश्रु जल है, भले ही पाँव कीचड़ में सने हों, भले ही पाँव धन्यवाद आदरणीय कीचड़ में पाठक सने जी। हों, मेरी अंजुरी में पूजा का कमल है, मेरी अंजुरी में पूजा का कमल है। तो इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कमलाकांत पाठक जी को कि वे विधिवत रूप से सभी का धन्यवाद दें और कार्यक्रम समापन करें। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री मनोरंजन प्रधान जी, आदरणीय अध्यक्ष सर्वो खड़गपुर श्रीमती प्रिया प्रधान जी, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री VK चौधरी जी, डॉक्टर राजीव कुमार रावत, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी IIT, आदरणीय श्री प्रेमपाल शर्मा जी, मुख्य अतिथि वक्ता श्री राजेंद्र दुबे जी एवं समस्त अधिकारीगण, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय श्री प्रेमपाल शर्मा जी को, हिंदी एवं भारतीय भाषाएं वर्तमान और भविष्य, इस विषय पर आपने बहुत सारे भ्रम दूर किए हैं। हमारे महोदय, खड़गपुर रेल मंडल द्वारा आयोजित राजभाषा के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। विषय के संदर्भ में आपके दिए गए उदाहरणों और दृष्टांतों से हमारे बहुत सारे भ्रम दूर हुए हैं। अपने सारगर्भित व्याख्यान से हमें उपकृत किया है आपने। हम सभी खड़गपुर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय राजीव कुमार रावत जी ने बहुत
अच्छी बातें बताई, रोजगार के साथ जोड़ने की बात कही इन्होंने। स्थानीय स्तर पर समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि, वाणिज्य एवं कुटीर उद्योगों की पुनर्स्थापना ही इसका समाधान है। और भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दिया जाना बहुत जरूरी है। और इनका वो तंज कि एक अंग्रेजी के लिए समस्त ज्ञान कोश को आपने अविकसित कर दिया, बहुत सुंदर कहा आपने डॉक्टर राजीव रावत सर। मेरी अदावत तो अंधेरे से है, हवा तो बेवजह खिलाफ है मेरे। और आपके लिए मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा आपकी तारीफ में कि आप बस छाए हुए हैं महफिल में, वाह क्या रंग जमाए हुए हैं महफिल में। मैडम, आदरणीय मैडम प्रिया प्रधान जी ने अपनी कविता से हृदय को छू लिया। हिंदी स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा है। सच है, हिंदी स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा है। हिंदी तीर्थ की भाषा है। हिंदी वह भाषा है जो हमारा सारा भारतवर्ष बोलता है। और आपने जो बताया स्वतंत्रता सेनानियों की बात कही, तो कार्यक्रम समाप्त होने की औपचारिकता से पहले मैं 2 मिनट समय आप सभी महानुभावों का लेना चाहूँगा कि मेरी एक बार मैं ऐसा सोच रहा था कि जितने लोग स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए थे वे सभी राजभाषा संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी हैं अभी के समय में। तो एक दृष्टांत देखिए छोटा सा। श्री कृष्ण गए, श्री राम गए, अवतार सभी निज धाम गए, रह गया जगत का द्वंद्व क्लेश, रह गई आसुरी वृत्ति शेष। मुगलों अंग्रेजों ने आकर जी भरकर अत्याचार किया, हिल गई सनातन सहन शक्ति, ऐसा निशंस व्यवहार किया। लक्ष्मीबाई राणा प्रताप, ध्यान देंगे, लक्ष्मीबाई राणा प्रताप आजाद आदि अनगिनत वीर, निज मातृभूमि की वेदी पर हो गए अमर तजकर शरीर। वे गए स्वर्ग सम्मान सहित, वे गए स्वर्ग सम्मान सहित, पर था उनको विश्राम कहाँ, थी जन्मभूमि सबसे बढ़कर उनका मनचाहा काम कहाँ। होकर करबद्ध विधाता से बोले, होकर करबद्ध विधाता से बोले, विनती सुनिए भगवन, है मोहग्रस्त हम सबके सब, उपयुक्त सजा चुनिए भगवन। हम नहीं चाहते दुर्लभ सुख, हम नहीं चाहते मुक्ति प्रभो, फिर मिले जन्म भारत भू पर, ऐसी हो कोई युक्ति प्रभो। बोले भगवान की पृथ्वी पर विचरण करता है पाप बहुत, अपना दायित्व निभाने में होगा तुमको संताप बहुत। इस देश जो भूल चुके गुण और वर्ण, अंतिम है सर, कि जो भूल चुके गुण और वर्ण उनको पथ पर लाना होगा, कलबल छल पूर्वक उन्हें वर्णमाला फिर सिखलाना होगा। सम्मान खूब होगा, सम्मान खूब होगा, सम्मान खूब होगा, लेकिन विष भी पीना होगा तुमको, अमृतमय होकर पुनः पुनः मरना जीना होगा तुमको। फिर तथा अस्तु कहकर बोले, वरदान यही पाओ तुम सब, हिंदी के सेवक बन करके भारत भू पर जाओ तुम सब। जाओ कि तुम्हें कर दे परास्त, ऐसा कोई संघर्ष नहीं, जब तक सिरमौर बने जब का प्यारा यह भारतवर्ष नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सभी सहयोगियों, प्रतिभागियों, आयोजकों और अतिथि गण को हमारा नमस्कार, प्रणाम। भाई साहब मैं कमलाकांत पाठक जी के विषय में एक बार बता दूं कि कमलाकांत पाठक जी ने गीता का भोजपुरी में अनुवाद किया है और बहुत उच्च कोटि के भोजपुरी के संस्कृत के विद्वान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय से अनुमति लेना चाहूंगा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करने के लिए। सर। एडीआरएम सर से मेरा अनुरोध है कि मैं कार्यक्रम की अनुमति, समापन की अनुमति चाहता हूं। इसमें मेरा कहना है कि हम लोग तालियां बजाकर इतना सफल जो आयोजन किया है, तो हम लोग सारे लोग तालियां बजाकर इस अपना माइक ऑन करें और तालियां बजाएं। मेरी ओर से तालियां। बहुत अच्छा, बहुत सफल आयोजन, धन्यवाद। डीजल सेट
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्त। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय और आदरणीय अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय की अनुमति से मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दुबे जी, प्रणाम प्रणाम, बहुत बढ़िया। केरल से हमारे डॉक्टर शिवानंद कोहली जी जुड़े हैं कार्यक्रम में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये तो आपका अखिल भारतीय कार्यक्रम हो गया दुबे जी। केरल के हिंदी अधिकारी डॉक्टर शिवानंद कोहली जी जुड़े हैं। नहीं सर, कर्नाटक से हूँ सर, मैं कर्नाटक से, कर्नाटक विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक। हाँ सर, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय। बहुत लोग जुड़े हैं। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग तो जान भी नहीं पाए कहाँ से कितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का इसमें आगमन हुआ। हमारे IIT से प्रमोद जी भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग, राजेश जी, प्रमोद जी भी, बहुत नाम सारे लोग। लेकिन पूरा परिचय पहले से नहीं था, इस वजह से नहीं समझ सका। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर।